हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कमेंट्स में बताइए कि आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। आर्क वेल्डिंग समझते हैं। जिस समय वेल्डिंग की कैटेगरी पढ़ी थी तो वहां पे आपने ध्यान दिया था, दो पार्ट्स में बांटा गया था, प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग को किस में रखा गया था? नॉन प्रेशर। जब किसी भी चीज को जोड़ने के लिए आपको प्रेशर लगाने की जरूरत ना हो तो वो मेटल एकदम पिघला हुआ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दो पॉइंट्स आपको मिल गए। पहला, इट इज type of non pressure welding। सबसे पहला पॉइंट क्या मिल गया आपको कि ये आपका एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग का पार्ट है। आर्क वेल्डिंग एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर नहीं लग रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर काम करेगा। इट ऑपरेट्स above द मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर काम करेगा। आपको पता चल गया दो चीजें जो हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी कि आर्क वेल्डिंग एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग है और ये एक मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर काम करने वाली वेल्डिंग है। अगर यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कोई चीज पिघल रही है, तो पिघलने वाला क्या चीज होगा? या तो हम जो मेटल गरमा रहे हैं जिसको जोड़ना है वो पिघले, या जो हम मेटल के स्पेस में खाली जॉइंट की जगह पे जो हम भरेंगे वो पिघले। तो हम क्या कहते हैं? मोस्टली ज्यादातर वेल्डिंग्स में, आर्क वेल्डिंग के जितने टाइप्स थे इसमें ज्यादातर वेल्डिंग में मोस्टली फिलर रॉड एक फिलर रॉड होगी जो कि सेम मेटल की बनाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कार्बन के मेटल्स जोड़ने हैं, कार्बन के दो पीस, तो उसके इतने खाली एरिया में हम उसी कार्बन की एक रॉड को पूरा गला करके पिघला देंगे। मतलब उतनी जगह पे ये पूरी जगह से जाके भर जाए। मोस्टली फिलर रॉड ऑफ सेम मेटल मतलब एल्युमिनियम जोड़ना हो तो रॉड किसकी हो? एल्युमिनियम की। हमें कॉपर जोड़ना हो तो रॉड किसकी हो? कॉपर की। मतलब सेम मेटल की रॉड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली फिलर रॉड ऑफ सेम मेटल विल बी मेल्टेड। कहाँ मेल्ट होती है? जो मेटल की हम वेल्डिंग करने वाले हैं, जिस मेटल वर्क पीस की हम वेल्डिंग करने वाले हैं, उस वर्क पीस में ये फिल की जाती है। मोस्टली फिलर रॉड ऑफ सेम मेटल विल बी मेल्ट एट किस पे? molten pool of work piece। जिस वर्क पीस पे हम काम करने वाले हैं उसकी एक सतह को, मतलब जिस सतह पे, मतलब मान लीजिए इसी जगह पे हमको करना हो वेल्डिंग, तो हम इसको हम बीच में खाली जो हिस्सा है इसको बराबर करने के लिए हम क्या करें? इस हिस्से को एकदम पिघला दें। मतलब पूरी तरह से पिघलने से अच्छा है कि वो एकदम लाल हो जाए, एकदम पिघलने लायक हो जाए। और फिलर रॉड उतनी जगह पे तुरंत ही हम फिर क्या कर दें? भरना चालू कर दें, जिससे दोनों ही बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छे से, मेटल पीस एकदम पिघले होंगे तो एकदम अच्छे से इसके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। इसी बॉन्डिंग के लिए हम इसको ऐसा बनाते हैं। तो कहा गया जो फिलर रॉड यूज करेंगे, ज्यादातर फिलर रॉड आपके सेम मेटल की होगी जो कि हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अब यहीं से समझिएगा,
आपने किसी तरह से वेल्डिंग में प्रेशर तो डाला नहीं है, सब पिघल के काम हो रहा है। तो पिघलने के लिए हैवी करंट की प्रोड्यूशन होगा, मतलब करंट ज्यादा चाहिए होगी, पावर ज्यादा चाहिए होगी। तो कह सकते हैं इसके अंदर जो सप्लाई होती है, इट ऑपरेट्स एट किस पे, एसी पे भी काम करता है एंड डीसी पे भी काम करता है, बोथ। पहली चीज पता चल गई। अब अगर एसी पे काम कर रहा है तो कुछ रेटिंग होनी चाहिए, डीसी पे काम कर रहा है तो कुछ रेटिंग होनी चाहिए। एसी के लिए ये लगभग 60 से 80 वोल्ट तक होता है, जबकि डीसी के लिए ये 30 से 40 वोल्ट तक होता है। एसी हो गया, डीसी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आप जब वेल्डिंग वाले के पास गए हो कभी, तो आपने देखा होगा वेल्डिंग वाला एक मेटल पीस लेता है जिसको आपको ज्वाइंट करवाना हो। उस मेटल पीस में मान लीजिए कुछ क्रैक्स आ गए हों। अब इतनी खाली जगह भरने के लिए वो क्या करता है, पहले अपनी एक रॉड को, एक जो उसके पास रॉड होती है, इस रॉड को इसके ऊपर 2-3 बार छुआता है। मतलब अगर इस पीस को हमें जोड़ना है तो इस इलेक्ट्रोड को क्या करता है, ऐसे 2-3 बार इसके ऊपर टच करता है, हटाता है, टच करता है, हटाता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो ऐसा आपने देखा होगा। अब ये ऐसा करता क्यों है, इसको समझिएगा। जैसे ही आप इसके साथ इसको टच कर दिए, इस पॉइंट के साथ, इस इलेक्ट्रोड के साथ इसको जब आप टच कर दिए, तो इसके बीच में एक करंट का फ्लो बन गया, एक क्लोज लूप पाथ करंट का फ्लो हो गया। हमने मान लिया यहाँ हमने सप्लाई दे रखी है, तो इसके बीच का जब आपने इन दोनों को टच किया, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों मिलके शॉर्ट या स्पार्क करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब होगा क्या, निगेटिव पॉजिटिव मिलके हैवी करंट फ्लो करेगी। तो हैवी करंट फ्लोज थ्रू, किसके बीच में फ्लो कर रही है, जो इलेक्ट्रोड है और जो वर्कपीस है, थ्रू इलेक्ट्रोड्स एंड वर्कपीस। करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। यहां पे हम बात क्या करने वाले हैं, आर्क वेल्डिंग के ऊपर। तो आर्क का फॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो यहीं से ध्यान दीजिएगा, जब हैवी करंट फ्लो हो चुकी है, अब स्पार्किंग बनेगी कैसे? जब आपकी दो तार आपस में, मतलब दोनों ही लाइन में लगे हों और उसको आपस में टच करिए, तो गर्म होने के बाद वो दोनों आपस में बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाते हैं, ऐसे कि जैसे वेल्डिंग हुई हो, इस तरह से जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों को जैसे ही आप टच करते हैं, हैवी करंट फ्लो स्टार्ट करता है और ये हैवी करंट इसको चपका लेता है, मतलब इस इलेक्ट्रोड को चपका लेता है। वो क्या करता है, जैसे ही छुआता है तुरंत हटा लेता है, लगाया हटा लिया, 2-3 बार ऐसे ऐसे छुआ के उसको चिंगारी बनाता है। उसका काम क्या है, जैसे ही ये इसको छुआया और जैसे ही वो हटाता है, तो इसके बीच में और इसके बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हैवी करंट जो होती है वो इस चीज का अपोज करती है। हैवी करंट इसको छोड़ने का अपोज करती है। अब अपोज करेगी तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको टच से बाहर करेंगे, मतलब इसके कांटेक्ट से दूर करेंगे, तो इनके बीच में तेज स्पार्किंग होगी। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, घर के जो स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड में अगर स्विच को तेजी से ऑन ऑफ करिए तो उसमें भी आपको स्पार्किंग दिखती है। ये ऐसा ही प्रोसेस है, मतलब कि इन दोनों के बीच में अब हमने क्या कर दिया, जैसे ही इसके साथ ये टच हुआ, हैवी करंट का फ्लो चालू, हैवी करंट इसके बीच में, हैवी करंट और इसके बीच में क्या होगा, अपोजिशन आएगा, मतलब कि ये इसको दूर जाने से रोकेगा। और वो जब वेल्डिंग करता है तो उसको जल्दी से वो खींच लेता है, वापस कर लेता है। इससे क्या होता है, जब वो अपोज कर रहा है और हमने वापस कर लिया, तो वो एज ए करंट, वो करंट कहीं ना कहीं से फ्लो होना चाहेगी और वो किस फॉर्म में निकलेगी, फिर स्पार्किंग के फॉर्म में निकलेगी। इसमें से स्पार्किंग के फॉर्म में
निकलेगी। अब जब ये हैवी करंट, ये जो हैवी करंट है वो क्या करेगी, हैवी करंट अपोजेस, किस चीज का अपोज कर रही है, उस मेटल के पीस से छुड़वाने का। दिस हैवी करंट अपोजेस द विथड्रॉन, विथड्रॉन कहते हैं निकालना, छुड़वाना, द विथड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू वर्क पीस। वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जो छुड़वाया जा रहा है इलेक्ट्रोड और वर्क पीस को, वो इस चीज का अपोज करती है। और किस फॉर्म में करती है, इन फॉर्म ऑफ स्पार्क। किस फॉर्म में करती है, स्पार्क बना करके। अब आपको पता चल गया स्पार्किंग चालू हो चुकी है। अगर स्पार्किंग चालू हो गई कहीं पे भी, तो वो मेटल आपस में क्या हो जाते हैं, हीट। आपने देखा होगा अक्सर दो तार जहां पे लूज कनेक्शन होता है और वहां पे लूज कनेक्शन होने के कारण अगर स्पार्किंग हो रही है तो वो हिस्सा गर्म होना चालू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इस वेल्डिंग प्रोसेस में, इन दिस वेल्डिंग प्रोसेस इस वेल्डिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन दिस वेल्डिंग प्रोसेस जो स्पार्किंग है, हीटिंग किसके कारण हो रही है, इज ड्यू टू आर्किंग या स्पार्किंग। कह सकते हैं कि इस वेल्डिंग प्रोसेस में जो हीटिंग हो रही है वो किसके कारण चालू हो गई। अब जो आर्क बन रहा है, इसी आर्क के कारण मेटल क्या करेगा, हीट करेगा। अब हम पढ़ेंगे इनके पार्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। देखा जाए, सबसे पहले इट इज टाइप ऑफ, प्रेशर है इसमें नहीं, तो पहले पता चल गया नॉन प्रेशर। नेक्स्ट, अबाउट मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर काम कर रही है, अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का काम क्या है इसको समझते हैं। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज शील्डिंग ऑफ आर्क, मतलब क्या है। अब शील्डिंग का मतलब क्या है थोड़ा सा समझिएगा। अब मैंने कह दिया कि मान लीजिए किसी जगह पे किसी इलेक्ट्रोड के कारण कोई आर्क बन रही हो, इस आर्क के हम मतलब आर्क फैले ना, या आर्क के कारण गर्मी इधर उधर और ज्यादा ना फैले, या इसकी प्रोसेस को तेज करना हो, धीमे करना हो आर्क के प्रोसेस को, आर्क कम बने ज्यादा बने, इस चीज के लिए हम किसी तरह से कोई एक्स्ट्रा गैस या एक्स्ट्रा चीज का हम इस्तेमाल कर लें, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, शील्डिंग करना। शील्ड मतलब होता है कवर या किसी तरह से घेरा। तो हम भी स्पार्क के चारों ओर, मतलब कि इसके चारों ओर एक ऐसी पाइप टाइप से बना देते हैं जिसके थ्रू हमें गैस निकलती है, और ये गैस किस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन। क्या होती है, ये हाइड्रोजन। मतलब क्या हो गया, अगर ये हाइड्रोजन फॉर्म में है तो अब इसके आगे और थोड़ा समझते हैं। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा होगा एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, ये क्लियर हो जाएगा आपका जब आप इसके फिगर को देख लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट पता चल गया, इसमें टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पार्किंग इज डन इन इलेक्ट्रोड्स। स्पार्किंग जो बनाई जाती है वो इलेक्ट्रोड्स के बीच में बनाई जाती है, नॉट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। चलिए जब तक हम फिगर बना लें, आइए अब देखते हैं क्या करते क्या है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि टंगस्टन के हों। किसके? टंगस्टन के दो इलेक्ट्रोड्स। और इसकी जो ये बना हुआ है ये कुछ ऐसा क्लिप टाइप होता है, क्लिप टाइप कि बस हम इसको इधर से आगे पीछे से करके एक बराबर से हम इसको एडजस्ट कर सकें। अब करते क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में चिंगारी बनती है, आपको पता है। तो दो इलेक्ट्रोड्स, अब ये वर्कपीस का इलेक्ट्रोड नहीं बनाएंगे, अब हम इलेक्ट्रोड कहाँ बनाएंगे? इसमें और इसमें सप्लाई दे करके आपस में सप्लाई दे दिए। तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हमने पास में किया, दूर किया। पहले हमने इसको सटा के एकदम पास में कर दिया ऐसे, अब इसको इधर से दूर कर दिया, तो बीच का ये पॉइंट दूर हो गया कि नहीं हो गया? फिर हमने पास किया, फिर दूर किया, फिर पास किया, फिर दूर किया। ऐसे करने से इसके बीच में स्पार्किंग चालू हो जाएगी। जैसे ही स्पार्किंग चालू होगी तो ये यहाँ पे आर्क बनाना चालू करेगा, इसके बीच में ये आर्क बनाना चालू कर देगा। जैसे ही आर्क बनाएगा तो ये हिस्सा बिल्कुल क्या होगा? पिघल जाएगा। ये पिघले हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं? मोल्टेन पूल। क्या कहते हैं? मोल्टेन पूल। पिघले हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं? मोल्टेन पूल। इसी के साथ ये बीच का हिस्सा देख रहे हैं, ये खाली हिस्सा, ये वाला, ये एज ए हाइड्रोजन चैम्बर काम करता है। क्या काम करता है? हाइड्रोजन चैम्बर। जैसे ही ये स्पार्क बनाना चालू करे या हैवी करंट का फ्लो चालू करे तो इसके थ्रू, इन खाली जगहों के थ्रू अगल बगल से, मतलब इस इलेक्ट्रोड के बगल बगल से हम हाइड्रोजन के प्रेशर डालते हैं। वो करेगा क्या? इस स्पार्किंग के चारों ओर आके, इस स्पार्किंग के चारों ओर आकर के पूरा शील्ड बना लेगा। हाइड्रोजन का गैस क्लाउड, एज ए क्लाउड की तरह वो इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण ये स्पार्किंग इसी हाइड्रोजन शील्डिंग के बीच में रह जाएगी, इधर उधर नहीं फैलने पाएगी। मतलब स्पार्किंग को कॉन्सेंट्रेट करने का काम कर रहा है कि एक ही जगह पे वो इकट्ठी होके निकले। आगे समझते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, आपको क्या पता चल गया? मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। हाइड्रोजन का काम क्या है? शील्डिंग के तौर पे। टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। जो स्पार्किंग करी जाएगी वो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगी, ना कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में। ऐसा अक्सर लगता है कि हम इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में कर रहे हैं। अभी और भी टाइप्स देखेंगे तो उसमें हो सकता है आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते। यहाँ पे केवल और केवल इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्किंग होगी, ना कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में। ये खास पॉइंट है, ये कई बार पूछा भी हुआ है। स्पार्किंग किसके बीच में होती है? केवल टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इलेक्ट्रोड्स और वर्कपीस के बीच में नहीं। नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब आपने मान लीजिए डीसी सप्लाई दी, एक तरीका समझिएगा, अगर डीसी सप्लाई दी तो इसमें से प्लस देंगे कि इसमें माइनस देंगे, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है। दोनों सेम है तो हम किसी में भी कोई सप्लाई दे सकते हैं, प्लस माइनस। तो हम इसमें सप्लाई कौन सी यूज करते हैं? एसी सप्लाई। एसी सप्लाई इज यूज्ड। कौन सी सप्लाई यूज करेंगे? एसी सप्लाई। आगे देखते हैं होगा क्या। एसी सप्लाई के बाद इसके साथ क्या इलेक्ट्रोड में स्पार्किंग कर देने से इसमें जगह भर जाएगी? नहीं,
एक एक्स्ट्रा फिलर मेटल फिलर रॉड एक को लगाते हैं। फिलर रॉड के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जितनी जगह आर्क वेल्डिंग आएगी फिलर रॉड मोस्टली सेम मटेरियल की होगी। कैसा सेम मटेरियल? जिस मटेरियल का वर्कपीस होगा उसी मटेरियल की हम फिलर रॉड इस्तेमाल करेंगे। तो फिलर रॉड का इस्तेमाल होगा। फिलर रॉड इज यूज्ड, पता चल गया। आगे फिलर रॉड यूज हो गया, एसी सप्लाई यूज हो गई, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स हो गए, स्पार्किंग इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो गई, हाइड्रोजन शील्डिंग हो गई, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर काम कर रहा है, प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। अब जो जॉइंट बनेंगे, इसके जो जॉइंट बनते हैं वो बहुत ही फिनिश्ड होते हैं, मतलब बहुत साफ सुथरे होते हैं, मतलब अगल बगल किसी तरह से छिट्टा ना पड़ा हो वेल्डिंग का या कुछ भी, ऐसा नहीं पता चलता कि वेल्डिंग हुई है। तो फिनिश्ड होते हैं, काफी फिनिश्ड होते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, स्मूथ होते हैं। फिनिश्ड और स्मूथ एक ही बात हो गई। स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सब इसके एक तरह से एडवांटेज समझ लीजिए कि एसी सप्लाई का इस्तेमाल हो रहा है। फिलर रॉड जो इस्तेमाल करेंगे वो किस टाइप का होगा? हमारा सेम मेटल का बना होगा जिसकी वर्कपीस हो। फिनिश्ड जॉइंट बनेगा, मतलब जो वेल्डिंग होगी वो बहुत साफ सुथरी क्लीन बनेगी, स्मूथ बनेगी, देखने से पता भी ना चले। स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत मजबूत बनेगी। साथ ही साथ अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लिया जाए, ये कहाँ यूज होता है, किस टाइप के मेटल के लिए, ये देख लिया जाए। इट इज यूज्ड फॉर कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एलॉयज, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मेटल्स के लिए ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ? कार्बन स्टील्स को जोड़ने के लिए, स्टेनलेस स्टील को जोड़ने के लिए, उनके एलॉयज को जोड़ने के लिए और एल्युमिनियम मेटल्स को जोड़ने के लिए। ये तो बात थी एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग की। इसी तरह आगे पढ़ेंगे हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग्स के ऊपर आपको अभी तक में जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, जैसे रेलवे से रिलेटेड कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो वहां रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन और बाकी एग्जाम्स में रेजिस्टेंस वेल्डिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन रेलवे के रिलेटेड कोई भी एग्जाम में रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बजाय आर्क वेल्डिंग से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब जितना ध्यान रखिएगा, जो जो खास है केवल उन्हीं वेल्डिंग्स को हम आगे पूरा एलिब्रेट में देखेंगे। बाकी सारी वेल्डिंग्स आपसे केवल इतना पूछा जाता है किस मेटल्स के लिए यूज होती हैं, किस टाइप का मेटल हम इसमें लगा रहे हैं, या इलेक्ट्रोड की जो सप्लाई दी जा रही है, इलेक्ट्रोड जो बनाए जा रहे हैं वो क्या है, ऐसे पूछा जाता है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में इतना ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, उसमें इलेक्ट्रोड जो बने थे वो एक ही मेटल टंगस्टन के बने हुए थे और इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्किंग हो रही थी। लेकिन अब यहां पे जो स्पार्किंग होगी, आर्किंग इज डन कहां होगी? बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। इलेक्ट्रोड्स और वर्कपीस के बीच में होगी। आपको क्या पता चल गया? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के अंदर जैसे वहां पे हमने क्या किया था, एक जो तार लगा रहे थे, दोनों तारों को उन्हीं दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने जोड़ दिया था।
प्लस माइनस इन्हीं दोनों तारों के साथ जोड़ दिया था। लेकिन अब जो तार लगाएंगे एक इलेक्ट्रोड के साथ लगेगा तो एक किसके साथ लगेगा, वर्कपीस के साथ लगेगा। और ज्यादातर वेल्डिंग में जब हम इस तरह की वेल्डिंग करते हैं कि जिसमें वर्कपीस भी साथ में काम कर रही हो, तो ज्यादातर में वर्कपीस को हम क्या बनाते हैं, वर्कपीस इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड इज निगेटिव। ऐसा क्यों करते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड को जब आप निगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, जो अगर पॉजिटिव सप्लाई के साथ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है तो वो बहुत तेजी से पिघलने लगता है। इसको बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को निगेटिव साइड में कनेक्ट करते हैं और वर्कपीस को किस में कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव साइड में। फिलर मेटल वहां भी यूज हो रहा था, फिलर रॉड यहां भी यूज होगी, फिलर रॉड वहां भी यूज हो रही थी, फिलर रॉड यहां भी यूज होगी। कॉमन पॉइंट है, रहने देते हैं। आर्किंग किसके बीच में हो रही है, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में हो रही है। पॉजिटिव और निगेटिव आपको पता चल गया। आखिरी पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, कार्बन स्टील हो गया, एलॉय स्टील हो गया, साथ में हम कह सकते हैं नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नॉन फेरस मेटल्स के साथ इसको कई बार पूछा गया है, बाकी के साथ तो मतलब कार्बन स्टील वगैरह तो ये सब कॉमन हो जाते हैं। नॉन फेरस और फेरस मेटल्स के लिए बहुत बार पूछा गया है कि फेरस मेटल्स के लिए यूज होता है कि नॉन फेरस के लिए यूज होता है। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आपके कार्बन स्टील, एलॉय स्टील और नॉन फेरस मेटल्स के लिए यूज की जाती है। लास्ट पॉइंट, आखिरी क्या कहता है, अब जब इसके अंदर आर्ग होती है, सब मर्ज का मतलब क्या होता है कि आपस में मर्ज हो जाना, मिल जाना। तो इसका मतलब क्या है, जो हम स्पार्किंग प्रोसेस कर रहे हैं या इलेक्ट्रोड के बीच में जो स्पार्किंग हो रही है वो किसी भी तरह से आपको दिखेगी नहीं। अब सोच रहे हैं कि स्पार्किंग होगी लेकिन दिखेगी क्यों नहीं, तो ऐसा इसलिए होता है जिस जगह पे स्पार्किंग होती है वो पीस बहुत तेजी से पिघलता है और गैस का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे जैसे स्पार्किंग बढ़ती है, मान लीजिए ये स्पार्किंग हो रही है इसके बीच में, तो इसके बीच में बहुत हैवी, बहुत ज्यादा गैस या क्लाउड बन जाता है, बिल्कुल हैवी क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है चारों साइड। इन स्पार्क के बीच में जैसे जैसे ये निकलता है, जलता है, इसमें तेजी से आपका एक एज ए गैस बनती है, एक क्लाउड बनता है, गैस का क्लाउड। इस गैस के कारण ये स्पार्किंग विजिबल नहीं होती। तो कह सकते हैं आर्किंग इज, जिसके बीच में आर्किंग बन रही है, आर्किंग इज नॉट विजिबल, नहीं दिखाई देती, ड्यू टू, किसके कारण, क्लाउड ऑफ, ड्यू टू क्लाउड ऑफ गैसेस। गैस का क्लाउड इसके पास बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग्स के बारे में। आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग्स के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्लैग, स्लैग अभी आपने वहां पढ़ा था पीछे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइम पे, जब कोई मेटल पीस पिघलता है तो उसके अगल बगल से जो गंदगी इस तरह से बाहर निकलती है उसे हम क्या कह रहे थे, स्लैग। सेम प्रोसेस कुछ ऐसा यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ गंदगी की बात नहीं करते, यहाँ पे बात क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड या जो फिलर मेटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी करेगा क्या। अब मान लीजिए अगर यही बोल्ड हो, ये बीच से टूट जाए, यही बोल्ड हो और ये बीच से टूट जाए,
तो खड़े खड़े बोल्ट में इस तरह से बोल्ट लगे हुए में आपको इसको जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए किसी भी दो प्लेट के बीच में लंबी प्लेट है, अभी ये प्लेट बेंड नहीं है, वर्टिकल सेक्शंस में टूटी हुई है, ये बीच के इतने हिस्से से ब्रेक हो गई है इस जगह से। ऐसे में आपको जोड़ना हो वर्टिकल, जब आपको वेल्डिंग करनी हो तो उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला आपको पॉइंट मिल गया, इट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए? वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस। क्या पता चल गया आपको कहां पे यूज हो रहा है ये? चलो, इट इज यूज फॉर वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस, ये तो समझ में आ गया। अब वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस है तो है किस टाइप का ये, थोड़ा सा समझिएगा इसको। और नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव। वेल्डिंग प्रोसेस, इट इज प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव वेल्डिंग प्रोसेस। ये एक प्रोडक्टिव भी है, प्रोग्रेसिव भी है। कैसे प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव है इसको समझिएगा। अगर किसी मेटल पीस को आपको इतनी जगह को बीच में से वेल्ड करना हो, तो क्या एक बार इस जगह पे वेल्ड किए, फिर इस जगह वेल्ड किए, फिर ऐसे ऐसे किए, इस तरह तो करते नहीं है। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मेटल भरना पड़ेगा। तो पता चल गया कि ये एक प्रोग्रेसिव है, मतलब लाइन से एक बार कॉन्टिन्यूअस यहां से स्टार्ट किए तो सीधा यहां आके रोकेंगे, बीच में नहीं रोकेंगे, इसलिए प्रोग्रेसिव है, ये पता चल गया। प्रोडक्टिव का क्या मतलब है कि अपने आप जो काम खुद से हो उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव। अब मान लीजिए आप वेल्डिंग इस जगह पे करें तो इसका स्लैग बह करके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपको ये स्लैग नीचे आता रहेगा, यहां नीचे फिर आप वेल्डिंग चालू करेंगे, मतलब इस तरह से करते करते अगर नीचे आ रहे हैं तो इस तरह एक समय पे आके यहां पे ढेर सारा स्लैग भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? और ये भी हो सकता है कि ये अनइक्वली भरे। अब मान लीजिए यहां से आपने वेल्डिंग स्टार्ट करी, इस जगह से जब आप वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो इसका स्लैग बह करके नीचे आएगा और ये नीचे आकर के यहां पे किसी जगह पे इकट्ठा होने लगेगा, अपने आप हो जाएगा। ऐसा होगा ना? तो आपने इसमें वेल्डिंग यहां करी, यहां पे अपने आप हो गई, अपने आप हुआ ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव वेल्डिंग। प्रोग्रेसिव कि एक बार स्टार्ट किए तो सीधा एंड करने के बाद ही रुकेंगे। अब प्रोडक्टिव मीन्स कि एक जगह से स्टार्ट किए और दूसरी जगह अपने आप हो रहा है, इसे कहते हैं प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव भी है, प्रोग्रेसिव भी है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन हम वेल्डिंग इस तरह से नहीं करते कि ऊपर से करें नीचे आ जाए। अगर ऐसा करेंगे, मान लीजिए हम ऊपर से स्टार्ट किए और नीचे तक पहुंचे, तो ऐसे क्या होगा, एक समय आएगा कि यहाँ पे मेटल पूरे स्लैग आके भर चुके होंगे और वो आपके मन मुताबिक, मतलब आपके हिसाब से सही भरे हैं नहीं भरे हैं, आप इसको नहीं जान सकते क्योंकि नीचे आते आते वो ठंडे हो जाएंगे। ऐसा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस वेल्डिंग प्रोसेस को, इस वेल्डिंग प्रोसेस को हम नीचे से ऊपर करते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑपरेटेड फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड। मतलब जब अब हम इसकी जो वेल्डिंग करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर जाएंगे। इसका काम क्या होगा, मान लीजिए अगर मैंने पहले इस जगह को भर दिया, अब मैं जब धीरे से ऊपर जाऊंगा तो जो हमने खाली जगह भी छोड़ दी है
अगर खाली जगह भी छोड़ दी है तो जो वेल्डिंग हम उसी हिसाब से करेंगे कि इसी के हिस्से में इतने में केवल नीचे बहने के बाद केवल इतने हिस्से में भरे, बाकी में ना भरे, हम इसी हिसाब से वेल्डिंग करेंगे ना। तो इस तरह से हम नीचे चलते हुए फिर ऊपर जाते हैं, नीचे से करते हुए तब हम ऊपर जाते हैं, बॉटम टू अपवर्ड। पहले नीचे स्टार्ट करते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल कहाँ होगा? मान लीजिए किसी गाड़ी की बॉडी टूट गई हो, एरोप्लेन के पार्ट्स जोड़ने हो, तो अब उसको लिटा करके आप सीधे से फैला थोड़ी देंगे, खड़ी खड़ी एरोप्लेन में ही तो वेल्डिंग करेंगे ना है। बीच में ये गैपिंग हो गई है तो इसके बीच में भरने के लिए इसको आप लिटा, मतलब एरोप्लेन को लिटा थोड़ी देंगे, करेंगे क्या? खड़े खड़े इसी में वेल्डिंग चालू करेंगे। ऊपर से भरेंगे अगर तो वो बह करके अपने आप नीचे तक जाएगा, और अनवांटेड तौर पे, मतलब जिस तरह से आप नहीं चाहते उस तरह से भी वो उसमें वेल्ड हो जाएगा। सही होगा क्या? नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे से वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं और भरते 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 धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इसमें क्या देखेंगे? ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है बहुत थिक मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकक्योंकि पूरी तरह से इसमें भरना ही भरना है। इट इज यूज्ड फॉर थिक मेटल्स। कितना थिक? 28 mm to 40 mm। टू 40 mm तक के गड्ढों को भरने के लिए हम इस जगह पे वेल्डिंग जो इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होगी। चलिए, अगर इतनी चीजें क्लियर हों तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग प्रोसीजर्स में लास्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें अगर पॉसिबल होगा तो ज्यादातर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवा देंगे यहीं पे। लाइफ में अगर आपके मन के मुताबिक कोई चीज मिल रही है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन आपके मन के मुताबिक ना हो तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी आप उस चीज के लिए परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपका खुदा, आपका भगवान आपको अभी और शक्ति दे रहा है और परख रहा है कि आप उस काबिल बन सको। इसलिए जो भी आपके मन का हो तो अच्छा, और जो ना हो तो वो आपके लिए आने वाले टाइम पे और अच्छा। ये मान करके हमेशा ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।